गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उस पर पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया को हम कैसे पहचाने कि किस प्रकार की है। ठीक है, तो इस आधार पर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं वेग स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं वेग नियतांक, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये सब चीजें एक ही है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, देखिए कोई भी अभिक्रिया है उसका वेग हमने पढ़ा था। वेग, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, सांद्रता। तो वेग क्या है अभिक्रिया का, क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होगा, क्रियाकारक या उत्पाद दोनों में से। क्रियाकारक लेंगे तो उसमें क्या लिया था, माइनस, और उत्पाद के लिए क्या लिया था हमने, प्लस। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो किस पर निर्भर कर रहा है, क्रियाकारक की सांद्रता पर। ये लाइन आपको आज सबसे पहले लिखनी है, क्या कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है क्रियाकारक की सांद्रता का क्या होता है, समानुपाती। मैंने केवल क्रियाकारक बोला है, उत्पाद नहीं बोला है। ठीक है, तो देखिए इसको समझेंगे। ये लाइन आप सबको पहले लिखनी है इसमें। ठीक है, अब देखिए इधर मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए, कोई क्रियाकारक ए से क्या बन रहा है, बी, या कोई उत्पाद बन रहा है। ये जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर उत्पाद। ये कोई अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक कौन है, ए। तो अगर हम इसके लिए वेग लिखेंगे तो वेग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, dx बटा dt। ठीक है, x क्या होगी, सांद्रता। अभिक्रिया का वेग हो गया, ये वेग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अवकलन के रूप में। तो ये किसके समानुपाती होता है, क्रियाकारक की सांद्रता के। बड़ा कोष्टक का मतलब क्या होता है, सांद्रता, और क्रियाकारक कौन है, ए, तो इसके समानुपाती होता है। ठीक है, ये तो हमने जो लाइन लिखी थी उसका गणितीय रूप। अब जैसे देखिए आप सबको पता है जैसे समानुपाती चिन्ह रहता है कोई ना कोई स्थिरांक जरूर आता है। तो यहाँ पर स्थिरांक लिखना है स्मॉल के, ध्यान रखिए स्मॉल के ही लिखना है, कैपिटल के नहीं लिखना है। ठीक है, और ए का ए। ठीक है, जो यहाँ पर जो के है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग नियतांक, या वेग स्थिरांक, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो हम इस के बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं कि के क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये तो इसका फॉर्मूला बन गया। आप एक चीज यहां पर देखेंगे, अगर मैं मान लीजिए ए की वैल्यू कितनी ले लूं, 1, मतलब क्रियाकारक की सांद्रता कितनी मान लूं, 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो मतलब dx बटा dt किसके बराबर हो गया, के। तो हम ये बोल सकते हैं के किसके बराबर हो गया, वेग के। लेकिन कब होगा, जब क्रियाकारक की सांद्रता कितनी होगी, 1 मतलब इकाई। तो मतलब क्या डेफिनेशन हो गई कि जो विशिष्ट अभिक्रिया जो वेग होता है, वेग स्थिरांक, वह अभिक्रिया का वह वेग होता है जब क्रियाकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, इकाई हो जाती है। ठीक है, एकांक हो जाती है। तो ये वेग नियतांक की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इधर आगे, अब देखिए हम इस वेग नियतांक की इकाई निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, के की यूनिट, के की इकाई। कैसे निकालेंगे देखेंगे, समझेंगे इसमें कैसे वेग नियतांक की इकाई हम निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले से हमें चलना है, आसानी से हम इसकी इकाई निकाल सकते हैं। देखिए सामने हमें पता है dx बटा dt, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेग। ठीक है, और वेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है k और a। क्लियर है, तो हम इसको dx बटा dt नहीं लिख के अब क्या लिखेंगे, वेग। ठीक है, अब देखिए हमें इकाई किसकी निकालनी है, k की। तो a को भी इधर भेज सकता हूं, तो वेग बटा क्या हो गया बताइए, a। यहां तक क्लियर है सबके। चलिए अब आगे वैल्यू रखते हैं। ये बताइए वेग किसके बराबर है, dx बटा dt। x क्या है, सांद्रता, और ये क्या है, समय। ठीक है, तो मैं इस वेग को क्या लिख सकता हूं, सांद्रता बटावा समय।
ठीक है, क्योंकि देखो वेग किसके बराबर है, dx बटा dt। x का मतलब क्या है, सांद्रता, और बटा हुआ क्या है, समय। तो वेग की जगह मैंने क्या लिख दिया, सांद्रता बटा समय। और नीचे क्या है, पहले से ही क्रियाकारक की सांद्रता, तो ये भी क्या है, सांद्रता। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर सांद्रता तो है, ये दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए समय इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाते हैं इसकी घात कुछ नहीं, देख मान लो ऊपर जाते हैं इनवर्स हो जाएगी। और ऐसे ही ये सांद्रता भी क्या हो गई, इनवर्स हो गई, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि हम ये जो है एक की जगह हम मान लीजिए n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n, ठीक है। ये जो सांद्रता है इसकी घात कितनी मान ली हमने, n। तो यहां पर भी क्या लिख देता हूं, n, और यहां पर भी क्या लिख देता हूं, n, ठीक है। तो अब देखिए इधर k इक्वल टू क्या हो गया, आप यहां देखो इन दोनों का आधार क्या है, समान, तो घातें जुड़ेगी। तो देखिए सांद्रता तो है, इसकी घात कुछ नहीं है, तो क्या मान लिया हमने, 1, और इधर क्या है माइनस का n, और ये क्या हो गया, समय इनवर्स। अब आप सबको पता है कि सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी है पहले से, 1 माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया समय, आगे समझ में। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर k इक्वल टू मोल 1 माइनस n है, ठीक है। अब देखिए इसकी घात नीचे कितनी है, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं, आगे देखो कैसे करेंगे हम, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉमन यूनिट हो गई इसकी, जो वेग स्थिरांक इसकी कॉमन यूनिट हो गई हर अभिक्रिया के लिए। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि अभिक्रिया कैसी है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, देखिए मैं मान लीजिए, देखो हम पढ़ेंगे इसमें कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, कोटि किस टाइप की। तो हम मैं उदाहरण ले रहा हूं, अगर अभिक्रिया कौन सी हो जाए, शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसी, शून्य कोटि। शून्य कोटि का मतलब होता है n की वैल्यू 0 होती है, उसके लिए कितनी होती है, 0। तो जो फॉर्मूला है n की जगह में कितना रखना है, 0। तो देखिए k इक्वल टू मोल प्रति लीटर 1 माइनस n की जगह कितना रखना है, 0, और समय इनवर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू मोल प्रति लीटर, एक में से 0 ही बचेगा, और समय इनवर्स। अभी बताइए लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, मोल, लीटर ऊपर जाएगा, इधर कुछ घात नहीं, एक मान लेते हैं, लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। समय की जगह हम सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड, मिनट, कुछ भी हो सकता है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। अब आपको ये हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया था, हमने जो लिखा था, ठीक है, मोल बटा हुआ लीटर 1 माइनस n समय इनवर्स, वो तो कॉमन फॉर्मूला हर अभिक्रिया के लिए। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ये फिक्स हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना, ऐसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए माने सेकंड कंडीशन, कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो देखिए रखते हैं k इक्वल टू क्या था, मोल बटा हुआ लीटर 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 हो गई, और इधर क्या था, समय इनवर्स। तो बताइए 1 में से 1 गया तो 0, तो बचा क्या हमारे पास में, केवल समय इनवर्स। तो मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समय इनवर्स। अब समय सेकंड में भी दे सकते हैं, मिनट में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, कुछ भी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। आपको ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ऐसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अगर निकालना चाहें तो देखिए द्वितीय कोटि में कैसे करेंगे, k इक्वल टू ये k मोल प्रति लीटर, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस n, और समय इनवर्स। देखिए रखते हैं, द्वितीय कोटि आते हैं, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो मोल लीटर 1 माइनस 2 समय इनवर्स, ठीक है। तो यहां कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो k इक्वल टू मोल प्रति लीटर -1 समय इनवर्स। अब इसको अगर पूरा लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मोल की पावर तो -1 रहेगी, और ये इधर है लीटर, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लीटर की पावर 1 हो जाएगी, मतलब
और समय इनवर्स। ठीक है, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो आपको तीनों प्रकार की अभिक्रिया की कोटियों के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आनी चाहिए, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ वैल्यूज दे देंगे के की, बस आपको कैसे पहचानना है कौन सी अभिक्रिया क्या है, उसके पहले उसके बाद में इकाई देखो, इकाई जो है उसी से आप अभिक्रिया पहचान पाओगे। तो ये है वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था वेग स्थिरांक। अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है 2a + b और ये मिलके बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट, उत्पाद। अब इसके लिए हम वेग समीकरण लिखते हैं। पहले वेग समीकरण यही होता है dx/dt। ठीक है, क्रियाकारक की सांद्रता और जो मोल है उनके ऊपर लगा दो ये। आगे समझ में? तो आप ये देखिए इस अभिक्रिया के अंदर हमने इसका जो समीकरण लिखा है ये लिखा है। ठीक है, तो इनकी जो घातें हैं, इस a की घात और b की घात, इनका टोटल ही क्या कहलाती है? कोटि। इनका टोटल ही क्या कहलाती है? कोटि। तो डेफिनेशन क्या होगी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, किसी अभिक्रिया जो कोई भी अभिक्रिया है उसके वेग निर्धारक पद में ये शब्द जरूर आना चाहिए। क्या शब्द आना चाहिए? वेग निर्धारक पद। ठीक है, देखो अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य अभिक्रिया जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और एक होती है कॉम्प्लेक्स। सामान्य अभिक्रिया उसको कहते हैं जो एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, जैसे ये एक ही पद में कंप्लीट हो रही है। और जटिल अभिक्रिया किसको कहते हैं? जो एक पद में कंप्लीट नहीं होती, 2 से 3 अभिक्रिया उसमें देखने को मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि सामान्य अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तो आपको जो क्वेश्चन में दिख रहा है वो का वो लिख दो। 2 + 1 कितना हो गया? 3। लेकिन अगर अभिक्रिया कैसी है? जटिल अभिक्रिया है, 2-3 पदों में कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 ऐसे, तो आपको ये देखना है किस पद के सामने लिखा हुआ है मंद। किस पद के सामने क्या लिखा हुआ है? मंद। जिस पद के सामने मंद लिखा हुआ है उसमें क्रियाकारक की सांद्रता देख लो टोटल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझो, ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक होता है जो N2O5 होता है, इसका तापीय अपघटन होता है। क्या होता है? तापीय अपघटन। जब ये टूटता है, ठीक है, तो टूटता है तो 3 पदों में टूटता है। जो पहला पद होता है ऐसे टूटता है N2O3 O + O2, और ऐसे टूटता जाता है 3 पदों में। तो ये तो पहला पद हो गया, इसे दूसरा और ये तीसरा। तो जो इसका पहला पद होता है ये क्या होता है? मंद, और बाकी दोनों पद क्या होते हैं? तीव्र। तो तीव्र वाले पद को तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो कभी वेग निर्धारक नहीं हो सकते। जो मंद वाला होता है पद वो ही क्या होगा? वेग निर्धारक। बस उस पद के लिए क्या लिख दो आप? वेग समीकरण ऐसे लिख दो। जैसे इसके लिए लिखेंगे हम, इसके लिए तो क्या लिखेंगे? dx/dt = N2O5, और इसकी कोई भी आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, तो इसकी पावर कितनी होगी? 1। तो ये कौन सी कोटि हो गई? 1। तो कुल मिला के अगर अभिक्रिया एक ही पद में हो रही है, सामान्य अभिक्रिया, तब तो उसके क्रियाकारकों का योग कर दो, वो उसकी कोटि होगी। लेकिन अगर अभिक्रिया जटिल है, जटिल अभिक्रिया में देखो मंद कौन सा पद है, उस मंद वाले पद का वेग समीकरण लिखो, और उस वेग समीकरण में जो भी सांद्रता है, अभी क्रियाकारक की जो भी सांद्रता है, घातें, उनका योग कर दो, वही क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन हो गई कि किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक की सांद्रता की घातों का योग ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपसे। तो ये अभिक्रिया की कोटि है। अब देखिए आगे मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। जो अभिक्रिया की कोटि है इसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, यह एक प्रायोगिक राशि है। कैसी है? प्रायोगिक। प्रायोगिक मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। दूसरा, ये शून्य भी हो सकती है। शून्य मतलब 0 भी हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 2 3 तो है। तीसरा, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब बटावा में, ऐसे 5/2 दे दिया तो ये भी हो सकती है, संभव हो सकती है।
चौथा, ठीक है, ये अभिक्रिया को देख के नहीं बता सकते, अभिक्रिया को देखकर नहीं बताया जा सकता कि अभिक्रिया किस कोटि की है। ये अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते। उस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होगा, उस अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होगा, उसमें क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग करना, वही क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि। तो ये अभिक्रिया की कोटि का कुछ पॉइंट्स थे, चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये अभिक्रिया की कोटि वाला पॉइंट हमारा क्लियर है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया को देख के नहीं बता सकते कौन सी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपवाद के रूप में लिख देता हूं, आपको दे दिया H2 + Cl2 और ये मिलके बना रहे हैं 2HCl। अगर आपको यह अभिक्रिया दी है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके लिए वेग समीकरण लिखो, ठीक है। वेग समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 और Cl2 और इनकी पावर को 1 है, तो इसको भी 1, इसको भी 1, तो इसकी तो कोटि हमने कितनी मान ली, 1 कितनी हो गई 2। लेकिन अगर अभिक्रिया में ये लिख दिया Hν, क्या लिख दिया Hν का मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, एक तरह से सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश लिख दिया तो अब जो इसका वेग समीकरण लिखेंगे वो क्या आएगा, यहां पर कोई सांद्रता नहीं आएगी। जैसे H2 और Cl2 है, इनकी घात कितनी मानेंगे अपन, 0 0। रीजन, सूर्य के प्रकाश में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, सूर्य के प्रकाश में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो सब कौन सी कोटि की होती है, शून्य कोटि, 0 ऑर्डर। ये ध्यान रखनी है आपको। अगर तीर के ऊपर आपको लिख दिया गया है सूर्य का प्रकाश, मतलब अभिक्रिया किसमें हो रही है, सूर्य के प्रकाश में, तो वो सारी अभिक्रियाएं कौन से ऑर्डर की माननी है आपको, 0 ऑर्डर की, ठीक है। ये है अपवाद एक तरह से। तो अभिक्रिया की कोटि को हम अभिक्रिया को देख के नहीं बता सकते, उसका वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। ऐसे ही एक पॉइंट और होता है अणु संख्यता। अभिक्रिया की क्या होती है, अणु संख्यता, मोलिकुलरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका तो सिंपल सा है कि किसी भी अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं, 3 4 कितने भी हो, जैसे ये ले लिया 3A + 2B + C और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद। आपको बोल दिया इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता पता हो तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जोड़ना है। 2 3 + 2 + 1 6 हो गए। तो अभिक्रिया में जो भी अणु भाग लेंगे, जो भी क्रियाकारक भाग लेंगे, उनकी संख्या ही कहते रहती है अनुसंख्यता। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें तो सिंपल सा, इसमें कोई रूल नहीं है। बस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणु होंगे उनकी संख्या ही, उनके संख्या का योग ही क्या कहलाती है, उसकी अनुसंख्यता, ठीक है। ये ध्यान रखिए। बस अभिक्रिया की कोटि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। ये हुआ हमारा अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। आप सबको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं मैं। आप सबको अभिक्रिया की कोटि, आप सबको अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में 4 अंतर लिख के लाना। कितने अंतर लिखने, 4। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और अणुसंख्यता, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में 4 डिफरेंस लिखने, 4 अंतर लिखने। वो आज आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है वेग स्थिरांक, ठीक है, उसकी इकाई, और अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, ठीक है। और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं वो हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करते रहें, टाइम का सदुपयोग करते रहें। टिल देन बाय।